हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक एक्सप्लेन करने की। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक के आज मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। और ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो इसके लिए 2-3 वीडियो बनेगी। एंड आई नो मई 2017 वो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैं ट्राई करूंगा उसकी जो भी वीडियोस है वो जल्दी से जल्दी पोस्ट करने की, ताकि जो उनके भी एग्जाम अभी मई में है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो अभी 3 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इससे डील करते हैं, 1032, 107, 109। ठीक है, 32 प्रेजेंटेशन, 107 डिस्क्लोजर, और ये नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो डील करता है। ठीक है, तो अभी हम मतलब स्पेसिफिक एरियाज डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन, वो सब डिस्कस करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो ही जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है असेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज होती है। सिंपल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज होती है। फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो यहां पे फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज होगी या इक्विटी। मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जनरली दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, मतलब बेसिक सेंस में देखा जाए तो अगर एक पर्सन के लिए कुछ असेट है तो दूसरे पर्सन के लिए लायबिलिटी होगी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी वही कहता है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण एक पर्सन के लिए फॉर वन एंटिटी फाइनेंशियल असेट अराइज हो रही है और दूसरी एंटिटी के लिए या तो लायबिलिटी है या इक्विटी है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण फाइनेंशियल असेट एक एंटिटी के लिए अराइज हो रही है या फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी अराइज हो रही है दूसरी एंटिटी के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या हुआ और फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो सबसे पहला बेसिक चीज कैश। कैश एक फाइनेंशियल एसेट है। ओके, दूसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ऑफ अदर एंटिटी। मतलब अगर हमारे बुक्स में कैश है वो एक फाइनेंशियल एसेट है, अगर हमने किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हैं तो वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, तीसरा होता है राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव। रिसीव क्या, यही कैश और इक्विटी, इक्विटी ऑफ अदर एंटिटी। मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिससे हमें कैश रिसीव होगा या दूसरे कंपनी के इक्विटी शेयर हमें मिलेंगे। मतलब डेटर्स के केस में होता है, क्या होता है जब हम माल बेचते हैं उसे, तो अगर क्रेडिट पे बेचा है तो कुछ टाइम बाद वो हमें कैश देगा। ठीक है, तो वो हमारी एसेट है, तो वो हमारा राइट अराइज होता है कि वो हमें बाद में कैश मिलेगा। तो इसलिए ये भी हमारी फाइनेंशियल एसेट में क्लासिफाई हो जाएगा। ऐसा है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जिससे हमें कैश मिलेगा या दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर मिलेंगे, वो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट और राइट टू एक्सचेंज। राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन कंडीशंस फेवरेबल टू द एंटिटी। देखो यहाँ पे इस चौथे वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट ही ये फेवरेबल टू द एंटिटी। मतलब अगर एंटिटी के पास कैसा राइट है कि वो अपनी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकती है। ठीक है, और एक्सचेंज करने की जो भी टर्म्स है, जो भी कंडीशन है, वो जिस एंटिटी के लिए हम बात करें उसके लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो उस केस में वो फाइनेंशियल एसेट कहलाएगी। तो फाइनेंशियल एसेट का क्लासिफिकेशन पर वापस देखते हैं। कैश इज ऑलवेज अ फाइनेंशियल एसेट। अगर हमने इक्विटी शेयर है दूसरी कंपनी के, वो भी फाइनेंशियल एसेट है।
अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमें राइट मिलता है कि हमें बाद में कैश मिलेगा या दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर मिलेंगे, वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है। और अगर हमारे पास ऐसा राइट है टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, और जो भी उसकी एक्सचेंज की कंडीशन है वो एंटिटी के लिए फेवरेबल है तो ही वो फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी जस्ट इसका रिवर्स है। तो यहाँ तो हमने ये चीजें तो हमें स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एसेट के लिए बता रखी है, तो इसको तो छोड़ दो। ठीक है, बाकी ये है 2 कंडीशन, इसका जस्ट रिवर्स है। रिवर्स, अब इस रिवर्स का मतलब क्या हुआ, इसमें हमारा राइट होता है राइट टू रिसीव, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑब्लिगेशन टू पे। मतलब लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी में हमें पेमेंट करना होता है, तो या तो हमें पेमेंट करना है, कुछ कैश देना पड़ेगा, या हमें इक्विटी शेयर दूसरी कंपनी के पेमेंट करने पड़ेंगे, तो वो होता है हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी इस केस में। और सेकंड वाले केस में इसमें राइट टू एक्सचेंज होता है और कंडीशन विच इज फेवरेबल टू एंटिटी, बट इस केस में जो होती है वो कंडीशन अनफेवरेबल होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर दो कंपनीज अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उनमें से एक के लिए कंडीशन फेवरेबल है तो मोस्टली दूसरे के लिए वो अनफेवरेबल होगी। ठीक है, तो उस केस में एक कंपनी के लिए जिसके लिए फेवरेबल है वो एसेट, जिसके लिए अनफेवरेबल है उसके लिए लायबिलिटी, तो जस्ट रिवर्स। ठीक है, अब एक और चीज होती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, मतलब सॉरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, कि जो भी हमें रिसीव होगा या फाइनेंशियल लायबिलिटी साइड से देखा जाए जो भी हम पे करेंगे वो या तो कैश या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है पेमेंट करते टाइम, सपोज दूसरी कंपनी के शेयर नहीं देके हम अपनी कंपनी के लिए ओन इक्विटी शेयर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। तो यहां पे हमने बात करी थी कि भाई हम दूसरी कंपनी के शेयर दे रहे थे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी। अब हम देखेंगे खुद की कंपनी के ओन इक्विटी शेयर अगर देते हैं तो, ठीक है, तो उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव है, वैसे तो आप लोगों को डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव का मतलब पता ही होगा, एफए में आपने पढ़ा होगा, बट डेरिवेटिव हम अलग से एक बार देख लेंगे इस टॉपिक में आज अभी के वीडियो में। तो अगर तो सिंपली मैं एक बार आपको बता देता हूँ इस केस में क्या होता है। अगर नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स पे करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि अगर लायबिलिटी है तो अगर किसी नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स पे करने हैं तो वो भी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगी। डेरिवेटिव के केस में क्या होता है, इसमें जो सेटलमेंट होता है वो अदर देन कैश होता है, अदर देन कैश और फाइनेंशियल एसेट, और अल्टीमेटली हमें क्या पे करना पड़ता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो पहले जो हमने 3-4 कंडीशन देखी थी एसेट के केस में और 2 कंडीशन देखी थी लायबिलिटीज केस में, उसमें जो भी था कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी। बट यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी केस में वो ओन इक्विटी शेयर्स में हो रहा है। ठीक है, तो अगर नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट केस में अगर हम वेरिएबल नंबर ऑफ ओन शेयर्स पे कर रहे हैं इक्विटी, या डेरिवेटिव केस में अदर देन जो सेटलमेंट हो रहा है अदर देन कैश और फाइनेंशियल एसेट हो रहा है और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे कर रहे हैं, तो वो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी में कंसीडर होगा। ठीक है, सेम अब इसका रिवर्स कर दो, यहां हम मतलब सेटलमेंट करते हैं, हम पे कर रहे हैं, ठीक है, या हमें राइट टू रिसीव होगा। ठीक है, तो मतलब हमें ओन इक्विटी शेयर रिसीव होंगे, इसमें भी इसमें वेरिएबल नंबर, इसमें फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एसेट केस में वो 4 थे और ये
एक और पॉइंट है जिसमें दो सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटलमेंट ओन शेयर्स में हो रहा है, पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें सेटल इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर एंटिटी था। तो अभी हम देख चुके हैं फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब हम देखेंगे बाकी चीजें कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देखो, वैसे देखा जाए तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सेम इक्विटी शेयर जैसे होते हैं। अब जैसे इक्विटी शेयर्स की क्या क्या विशेषताएं होती है कि एक तो वो एक्चुअल ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उन्हीं को बियर करना होता है, ठीक है। मतलब अगर प्रॉफिट है, सब कुछ देने के बाद इंटरेस्ट पे कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, जो भी बचता है वो उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। और लिक्विडेशन के टाइम भी सब आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो उनको मिलेगा। तो ऐसे में एक टर्म यूज होती है रेसिडुअल इंटरेस्ट। मतलब अगर कुछ बचता है तो बचे हुए पार्ट में ही उनका इंटरेस्ट होता है, वो ही उन्हें मिलेगा। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें रेजिडुअल इंटरेस्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, वो होता है, वो कहलाएगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब वही हुआ कि जब सब कुछ आउटसाइडर्स को पे करने का कुछ भी बचता है, उसमें जो भी वो किसके लिए होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, वो मतलब वो रेजिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब रेजिडुअल इंटरेस्ट वाली बात कंडीशन फुलफिल हो जाती है, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली दो क्लासिफिकेशन है, पुटेबल और नॉन पुटेबल। ओके, तो पुटेबल जो होते हैं उसमें क्या होता है, कंपनी को ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन टू पे। मतलब पुटेबल, अगर इक्विटी शेयर पुटेबल है उसमें क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो कंपनी से पैसे वापस मांग सकते हैं। मतलब उसमें कंपनी को ऑब्लिगेशन होती है कि उनका जो भी अमाउंट है इक्विटी शेयर होल्डर का कंपनी को पे करना पड़ेगा, वो होता है पुटेबल शेयर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी अमाउंट वापस मिल जाएगी, कंपनी के पास ऑब्लिगेशन है, कंपनी को ऑब्लिगेशन है कि वो उन इक्विटी शेयर्स पे उन्हें वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर की अमाउंट। तो ऐसे केस में रेजिडुअल इंटरेस्ट तो फुलफिल हो ही नहीं रहा, मतलब यहाँ तो कंपनी को ऑब्लिगेटरी है कि उसे पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे केस में फिर पुटेबल जो भी होते हैं इक्विटी शेयर, वो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है। कि जब कंपनी ऑब्लिगेशन है पे करने की, तब तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ओके। और नॉन पोर्टेबल मतलब ये हमारे नॉर्मल शेयर हो गए, तो दैट विल बी कंसीडर्ड इक्विटी ओनली, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिनके पास रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है, ओके। इसके अलावा जो भी शेयर वारंट्स वगैरह होते हैं जिसमें ऑप्शन होता है टू गेट नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो भी एज ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे, मतलब ये है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और क्या कैसा क्लासिफिकेशन होता है। तो ये कुछ कंडीशन फुलफिल होने पे, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इट विल बी अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ओनली। कुछ कंडीशन फुलफिल होने पे इन्हें भी हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। ये कंडीशन क्या होगी, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो पुटेबल शेयर्स जो होंगे वो हमेशा ही फाइनेंशियल लायबिलिटी होंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। कुछ कंडीशंस होगी उस केस में होंगे, बट वो कंडीशन में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। नॉन पुटेबल नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हो गए, और शेयर वारंट्स जिसमें हमारे पास होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है टू गेट फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये सब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, ठीक है। अब कई बार जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर भी एज ए इक्विटी शेयर काउंट होते हैं, वो कब होते हैं वो अभी हम देखेंगे। मतलब वो भी प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में काउंट होते हैं एज ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो अभी हम देखते हैं कब होते हैं। तो अब हमारी बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की।
प्रेफरेंस शेयर्स जनरली देखा जाए, प्रेफरेंस शेयर होते क्या है? प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। तो जब हमने पहले पढ़ रखा है कभी, तो उनके पास क्या होता है कि राइट टू रिसीव, उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है, और लिक्विडेशन के टाइम उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंट राइट्स होते हैं, डिफरेंट राइट्स। तो जनरली उन राइट के बेसिस पे, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, क्या कॉन्ट्रैक्ट है उस बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि वेदर इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और वेदर इट्स इट विल बी कंसीडर्ड एज इक्विटी। क्योंकि हर अलग अलग टाइप से प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करना होता है कि वेदर इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इट विल बी कंसीडर्ड एज इक्विटी। तो अब कुछ केसेस हम देखते हैं। अगर वो रिडीमेबल है, ठीक है, रिडीमेबल और एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, ऑप्शन ऑफ होल्डर मतलब शेयर होल्डर के ऑप्शन पे वो रिडीमेबल है, तो वो तो हमेशा एक वो विल बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि उसमें होल्डर का ऑप्शन है। अब होल्डर तो एक्सरसाइज करेगा ही, वो तो कहेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। और अगर वो रिडीमेबल है एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर, मतलब कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे, एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर, या वो नॉन रिडीमेबल है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो उनकी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है या वो इक्विटी है। ओके, तीसरा, अगर वो क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन एट द डिस्क्रेशन ऑफ इश्यूअर, पहली बार समझ लेते हैं इसका मतलब क्या। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव आपको पता ही है कि क्या होता है, ठीक है, बट उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो उनका डिविडेंड हम दिया जाएगा उन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर पे, चाहे वो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, उस पर जो डिविडेंड दिया जाएगा वो देना है या नहीं देना है, वो इश्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो भी कंपनी इश्यू किया है शेयर्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव केस में अगर डिविडेंड देना है या नहीं देना है, कितना देना है, ये अगर इश्यूअर के डिस्क्रेशन पे है तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। क्योंकि देखो इक्विटी शेयर की भी क्या विशेषता होती है, उसमें तो ऐसे ही होता है, डिविडेंड देना है नहीं देना है, कितना देना है, कंपनी मतलब इश्यूअर मतलब एंटिटी डिसाइड करती है, कंपनी जो भी इश्यू करती है शेयर, तो सेम अगर फीचर इसका भी है तो इसलिए इसे भी हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि वो तो देना ही पड़ेगा हमें पेमेंट, तो इसलिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो ये है प्रेफरेंस शेयर का कि कब उसे हमें कंसीडर करना है, कब नहीं करना है। तो जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेसिस पे। अब लास्ट में हम आते हैं डेरिवेटिव्स पे। तो अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ओके, और इसे हम कैसे कंसीडर करते हैं एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो जब हम सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखी थी, तो इसको एक्चुअली दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव्स। तो प्राइमरी में हम जो नॉर्मल हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अगर रिसीवेबल्स के दो, रिसीवेबल्स, पेबल्स, तो नॉर्मल हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्राइमरी। डेरिवेटिव्स, अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर एफए में पढ़ रखा है डेरिवेटिव्स, सेम मतलब उसका यही होता है, जहां जो वहां मतलब है सेम मतलब ही होता है डेरिवेटिव्स का, ठीक है। बट फिर भी मैं बताता हूँ, डेरिवेटिव में देखो ये डेरिवेटिव वर्ड कैसे बना है, क्योंकि
क्या होता है कि जो डेरिवेटिव जो भी होता है उसकी वैल्यू खुद की ओन की खुद की वैल्यू कुछ नहीं होती है, ओन वैल्यू नहीं होती है, वो अपनी वैल्यू डेराइव करता है फ्रॉम समथिंग एल्स। मतलब उसके खुद की वैल्यू जो होती है वो मतलब खुद डिटरमाइन नहीं होती, किसी दूसरी चीज की वैल्यू उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, दूसरी चीज की वैल्यू के बेसिस पे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो उसकी जो वैल्यू एक्चुअली डेराइव होती है वो किसी दूसरे की प्राइस से डेराइव होती है, इसलिए दैट इज दोज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये तो बहुत सा कंसेप्ट कि जनरली मतलब क्या होता है डेरिवेटिव्स का। तो अब यहाँ हमारी क्या कंडीशंस होती है डेरिवेटिव्स मानने की। तो सबसे पहला तो यही है। ओके, एक और चीज, तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि उसकी वैल्यू जिस किसी और चीज से डेराइव होती है, तो वो जो भी चीज होती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी सिक्योरिटी होती है जिसके बेसिस पे डेरिवेटिव की वैल्यू डिटरमाइन होती है, उसको अंडरलाइन बोलते हैं। ओके, तो पहली कंडीशन सेम ही है, वैल्यू जो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ अंडरलाइन। ओके, तो उसकी चेंज आएगी बेस्ड ऑन द अंडरलाइन के जो भी सिक्योरिटी है उसकी प्राइस के उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज आएगी। दूसरा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इज लेस। मतलब अगर हम कोई ऑप्शन परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो उस ऑप्शन की प्राइस तो बहुत ही कम होती है कंपेयर टू जब हम शेयर्स परचेज करते हैं। मतलब अगर हम कोई ऑप्शन ले रहे हैं परचेज करने का, तो उस शेयर्स परचेज करने का, तो उस ऑप्शन की प्राइस जो होती है वो कम होती है कंपेयर टू व्हाट इज प्राइस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ओरिजिनल जो भी अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करने में जो भी हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा वो टोटल अमाउंट ज्यादा होती है, बट ऑप्शन की वैल्यू कम होती है। और ऑप्शन एक डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लेस होता है कंपेयर टू जो भी एक्चुअल सेटलमेंट पे जो होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है ये। और तीसरा जो होता है इसका जो सेटलमेंट है फ्यूचर डेट पे होता है। तो ये तो तीन वैसे भी बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज होती है डेरिवेटिव्स की, कि मतलब डेरिवेटिव्स का जो प्राइस होता है वो वेरी करता है बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग प्राइस। और इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव, अब कोई ऑप्शन परचेज करते हैं उसका प्राइस लेस होता है कंपेयर टू जो भी हम एक्सरसाइज करने पे हम परचेज करेंगे शेयर। ठीक है ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट लेस होता है डेरिवेटिव में, और वैसे ही सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होता है। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज ही होती है डेरिवेटिव्स की। तो ये सब कंडीशन पूरी होनी चाहिए डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, क्या फाइनेंशियल असेट्स होती है, क्या फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या शामिल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कब लायबिलिटी कंसीडर करना होता है, कब हमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करना होता है, और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में अब हम देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन कैसे होता है, रिक्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1-2 दिन में ही ये वीडियोस के आगे बाकी वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं, ताकि मे 2017 स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिट हो सके। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं उसका प्रॉपर्ली आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।